हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम शिक्षण अधिगम प्रणाली के बारे में अध्ययन किए। आज हम यूनिट 4 टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग सार्थक सीखने के लिए शिक्षण टॉपिक टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग वर्स टीचिंग एज फैसिलिटेटिंग लर्निंग सीखने की सुविधा के रूप में शिक्षण बनाम निर्देशन के रूप में शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सीखने की सुविधा के रूप में शिक्षण कहने का तात्पर्य सीखने को सुगम सरल बनाने के लिए शिक्षण तथा निर्देश के रूप में शिक्षण देना। सीखने को सरल सुगम बनाने के लिए हम कई प्रकार के शिक्षण रणनीतियों को अपनाते हैं ताकि अच्छे निर्देश दे सके। सीखने को सरल बनाने के लिए शिक्षण रणनीतियों में परिवर्तन करना चाहिए ताकि विद्यार्थी सीखने में रुचि ले सके, क्योंकि कोई भी कार्य को हम नए तरीके से करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस कारण वो अच्छे से सीख पाते हैं। इसलिए सीखने को सरल बनाने के कई प्रकार की प्रणालियों जो है प्रक्रिया की जाती है। सीखने को जो हम सरल बनाने सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया अपनाते हैं, आजमाते हैं और निर्देश दिया जाता है ताकि विद्यार्थी आसानी से सीख सके। निर्देशन कार्य किया जा सके, तो आसानी से सीख सके और अच्छे से निर्देशन कार्य किया जा सके। तो आइए सीखने की सुविधा के लिए तथा निर्देशन के रूप में शिक्षण रणनीतियाँ के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण रणनीतियाँ का प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं रचनात्मक शिक्षण। रचनात्मक शिक्षण एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर क्या करते हैं, नई किस्म की समझ विकसित करते हैं। जो उसमें पूर्व ज्ञान होती है और जो नई सूचना मिलती है उसके आधार पर क्या करते हैं, नई किस्म की समझ विकसित करते हैं। इसी तरह से जो है रचनात्मक शिक्षण के बारे में ब्रूनर का विचार है कि शिक्षण एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विचार या अवधारणाओं को रचता है। सीखने वाला सूचनाओं को चुनकर उसका रूपांतरण करता है। जहाँ तक निर्देश का सवाल है, निर्देशक को छात्रों को सिद्धांतों की खुद खोज करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। रचनात्मक शिक्षण में बताया गया है कि इसमें निर्देशक को ऐसे कार्य कराना चाहिए जो वो खुद खोज कर ज्ञान को प्राप्त कर सके, उसको उसी तरह से प्रोत्साहित करने चाहिए। निर्देशक और छात्र को सक्रिय संवाद की स्थिति में होनी चाहिए, यानी कि उनको वो बताने चाहिए, उनको डायरेक्शन देते जाना चाहिए, उनका गाइड करना चाहिए और वो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो खुद
खोज कर सर्च करके अपना ज्ञान का अनुभव से जो है अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। निर्देश के रूप में शिक्षण जो है इससे अनुभव और उन संदर्भों यानी जो सीखने वाला से जुड़े होने चाहिए जिससे बच्चा सीखने को तत्पर हो सके। निर्देश संरचित होनी चाहिए ताकि ये बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, यानी कि कुंडलाकार ढांचा का होना चाहिए। दिशा निर्देश ऐसे होने चाहिए जिनके आधार पर जो है अनुमान लगाया जा सके और जो है रिक्त स्थानों को भरा जा सके, यानी कि जो प्रदत्त सूचना का अतिक्रमण संभव हो सके। उसमें क्या है, जो पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ क्या है हम अतिक्रमण कर सके और नया ज्ञान ले सके। नेक्स्ट देख रहे हैं अनुभवात्मक शिक्षण। अनुभवात्मक शिक्षण प्रक्रिया का एक समग्र प्रारूप है और विकास का बहुरेखीय प्रारूप भी है। ये क्या है, एक बहुरेखीय प्रारूप है जिसमें दोनों ही इस बात को में संबंध रखते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान क्या करता है, दूसरों को देख के अनुभव करके नकल करके सीखता है। यानी कि हम जो देखते हैं, लेकिन ये ज्यादातर केवल इंसान में ही नहीं बल्कि बहुत सारे पशु पक्षियों में भी ये देखने को मिलता है। जैसे हम उदाहरण के लिए एक बंदर का ही बात करें तो वो क्या करते हैं, उसमें समूह के अन्य बंदरों की भी वो नकल करता है। तो अनुभवात्मक शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जहां अनुभव के रूपांतरण से ज्ञान का सृजन होता है। अनुभव क्या होता है, अनुभव के हस्तांतरण से ज्ञान का सृजन होता है। अनुभवों को आत्मसात करने और उनके रूपांतरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नया ज्ञान पैदा होता है। इसमें जो है निर्देश के रूप में शिक्षण में बहुत सारे कई कदम इसमें शामिल हैं। जैसे सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल का होना जरूरी है जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। सीखने की प्रक्रिया में छात्र पूरी तरह से हिस्सेदारी इसमें करता है और उसके फलस्वरूप जो है सीखने की दिशा में उसका पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिए। प्रगति या सफलता का मूल्यांकन करने का बुनियादी तरीका आत्म मूल्यांकन है। सीखने के लिए सीखना और बदलने के लिए खुले रहना चाहिए। विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, इसमें जो है आत्म मूल्यांकन की भी जरूरत पड़ती है। तो खुद का मूल्यांकन अनुभवात्मक शिक्षण से वो खुद का मूल्यांकन कर सकता है। इसमें क्या होता है कि अनुभवात्मक शिक्षण काफी प्रभावी होता है। यह सीखने वाले को उसकी आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए ज्यादा करीब से और निजी स्तर पर, मतलब इसमें जो है सीखने वाले को उसकी आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए ज्यादा करीब से और निजी स्तर पर सिखाती है, मतलब उसको शामिल करती है। अनुभवात्मक शिक्षण के लिए आत्म पहल और आत्म मूल्यांकन जैसे गुणों की जरूरत होती है। बच्चों को सीखने के लिए क्या होता है कि जैसे अगर हम बच्चों को कोई सिखाते हैं तो खेल विधि, कई तरह की विधि का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें मान लीजिए खेल विधि, तो खेल विधि से अगर बच्चों को हम सिखाएं तो बहुत आसानी से सीखता है। जैसे हम उदाहरण के लिए एक बात बता रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको अगर क लिखने सिखाना है तो खेल खेल में अगर आप बताएं कि ये सरकार का रोड है, ये पुलिस का डंडा है, ये मुर्गी का अंडा है, कुत्ता का पूंछ है, तो वो कितना अच्छा से सीख लेता है, बहुत आसानी से सीख लेता है। तो इसमें क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। खेल के माध्यम से बच्चा आसानी से सीख लेता है, क्योंकि खेल से क्या होता है, मनोरंजन होता है और
खेल के माध्यम से दिया गया सूचना या ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चे को खेल के माध्यम से ज्ञान, इससे क्या होता है, अनुभवात्मक ज्ञान मिलती है। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण में जो है निर्देश ग्रहण करने और दूसरों के नकल करने से कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से सीखता है। इसमें कहा जाता है कि बच्चे क्या होते हैं कि निर्देश ग्रहण करने और दूसरों के जो है आचरण या उनका नियम, जो आचार का नकल करने से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है सीखना। ज्ञानात्मक तरीके, जो ज्ञानात्मक शिक्षण में सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, ज्ञानात्मक शिक्षण व्यक्ति सुनने, देखने, स्पष्ट करने, पढ़ने या अनुभव से सीखता है। ज्ञानात्मक मतलब जो है सुनकर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सुन के ज्ञान लेते हैं। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह की रुचि होती है। तो कोई क्या होता है कि सुन के ही बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कोई तो पढ़ के ज्ञान लेते हैं, कोई स्पष्ट करके उसको हम अनुभव करते हैं, उसको देख के स्पष्ट करके स्पर्श करके जो हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं। तो इस तरह से जो है ज्ञान की अलग अलग प्रक्रिया है। ज्ञानात्मक शिक्षण हमें जटिल संरचना पैदा करने और उसका प्रसार करने की अनुमति देता है, जिसमें प्रतीक, बीम, मूल्यांकन, मान्यताएं और नियम भी होते हैं। चूंकि ज्ञानात्मक शिक्षण इंसानी व्यवहार के कई पहलुओं से जुड़ा होता है, बहुत सारे जो पहलू हैं वो ज्ञानात्मक शिक्षण उसका व्यवहार जुड़ा होता है। इसलिए जो है लगता है कि यह प्रक्रिया सिर्फ इंसानों में ही होता है। हालांकि इस किस्म का जो शिक्षण कई पशुओं, प्रजातियों, भी जैसे हम बताए अनुभवात्मक शिक्षण में, उसी तरह से ज्ञानात्मक शिक्षण में अगर हम बात करें, जो केवल इस तरह की जो प्रक्रिया होती है केवल इंसान में नहीं होती है, बहुत सारे पशु पक्षी जो है प्रजाति में भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लें, एक चिड़ियाघर में एक बंदर अन्य बंदरों की नकल करता है। वो क्या करता है, वो उस तरह से नकल, यानी कि वो क्या करता है, उससे सीखता है, उसको देख के सीख रहा है, देख के उस तरह से करना सीखता है। एक छोटा बच्चा जो जैसे एक जन्म के बाद एक बच्चा धीरे धीरे दूसरों को देख के वो करना सीखता है। हर कार्य को जैसे समाज के लोग करते हैं, अपने परिवार के लोग करते हैं, उसी तरह करता है। तो क्या करता है, यहाँ पे वो नकल करके सीखता है। तो यहाँ जो है सीखने की सुविधा के रूप में अगर शिक्षण की बात करें तो जो है ज्ञानात्मक शिक्षण के माध्यम से भी हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है हम नकल करके, दूसरों को दिखा के, बता के, स्पर्श करके हम उसका ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षण। सहकारी शिक्षण सभी अध्यापन रणनीतियों में जो है सहकारी शिक्षण की रणनीति पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। जिन छात्रों को साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है या मिला है, वे ज्यादा सक्षम और तेजी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो मिल के अगर वो कार्य को करते हैं तो वो कार्य को करने में ज्यादा सक्षम होते हैं और ज्यादा आसानी से तेजी से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान को लंबे समय तक अपने पास वो संजो कर रखते हैं। कारण है कि समूह कार्य क्या होता है, सहकारी कार्य करने का समूह कार्य, मिलजुल कर कार्य करना,
और वे अपने सीखने के अनुभवों को लेकर कहीं ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग जो बच्चे हैं सभी कार्य जो नहीं जानता वो दूसरे को से देख के वो सीखता है, उसमें अनुभव करके सीखता है। तो समूह कार्य जो सहकारी शिक्षण में क्या होता है, समूह कार्य होती है। समूह कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशिष्ट तरीके भी होते हैं। इसके लिए शिक्षक और छात्र दोनों को जागरूक रहना पड़ता है। इसमें क्या, दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों को जागरूक रहना है, क्योंकि यह एक ऐसा तरीका है जिसे छात्र अनिवार्य जीवन कौशल को सीखते हैं और साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास कर पाते हैं। क्या करते हैं कि इसमें अनिवार्य जो है अंतर्वैयक्तिक जीवन कौशल, अलग अलग बच्चों, अलग अलग व्यक्ति के जीवन कौशल यानी कि अलग अलग करने का तरीका, अलग अलग ज्ञान को ले पाते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जिसकी मांग आज बहुत तेजी से होती है, जिससे अलग अलग भूमिकाएं अपना सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का जो कार्य होता है यह एक ऐसा तरीका है जिससे छात्र अलग अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं, जैसे मध्यस्थ, रिपोर्टर, रिकॉर्डर इत्यादि। कई तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हर काम को में वो भागीदारी यानी सहभागी बनते हैं। इस शिक्षण प्रणाली के द्वारा छोटे छोटे समूहों में छात्र अकादमिक कार्यों पर काम करते हैं और अपने साथियों को सीखने में भी मदद करते हैं। इस तरह का जो सहकारी शिक्षण के माध्यम से किया जाता है कि शिक्षण के द्वारा छोटे छोटे जो समूह में छात्र जो अकादमिक कार्यों को के लिए काम करते हैं या सीखते हैं, तो काम करके अपने साथियों से को वो सिखाते भी हैं, सीखने में भी मदद करते हैं। आमतौर पर सहकारी शिक्षण पद्धति जो है बहुत ही लाभकारी है। इसमें अगर हम सहकारी शिक्षण में बात करें तो बच्चे अलग अलग तरह से रुचि लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कई प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास में कोई बच्चे क्या होता है जो है दृष्टिगत विद्यार्थी, कहने का मतलब देख के सीखने वाला होता है। कोई श्रावणिक विद्यार्थी मतलब सुनकर सीखने वाला होता है, तो कोई स्पष्ट करके सीखने वाला होता है, यानी कि वो स्पष्ट करके सीखता है। तो अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हर तरह के बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाना संभव नहीं होता है। तो सहकारी अगर हम शिक्षण कार्य को करें, शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए, तो ऐसे में जो है छात्रों को पाठ का मर्म समझने के लिए शिक्षक की शारीरिक भाषा एवं चेहरे को भी अनुभव करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर दृश्यगत विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जो देखकर अपना ज्ञान लेता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप लेक्चर दे रहे हो तो वो आपका फेस को वो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उसी तरह से ज्ञान लेते हैं। तो ऐसे छात्र जो होते हैं पाठ का मर्म को समझने के लिए शिक्षक का शारीरिक भाषा एवं चेहरे के भावों को देखने की आवश्यकता उनको होती है। वे कक्षा में सबसे आगे बैठना पसंद करते हैं ताकि देखने में कोई रुकावट ना हो। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी का सिर अगर आगे आ जाता है, कोई बच्चा उससे आगे बैठा हुआ है और वो दिखाई नहीं दे रहा टीचर का फेस, तो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ में रुकावट आती है। तो इसी तरह से क्या है, वे चित्रों के रूप में सोचते हैं, क्या होते हैं,
वो जो एक्टिविटी को देखेंगे टीचर का, उसके माध्यम से क्या है, वो चित्रों के रूप में देखेंगे और उसके बारे में वो ज्ञान का अनुभव करेंगे, यानी ज्ञान के बारे में नया रूप देंगे ज्ञान को। दृष्टिगत प्रदर्शन से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो देख के अगर बताया जाए, जैसे कुछ अब बता रहे हो, जैसे डायग्राम, पुस्तकों के चित्र, वीडियो, फ्लिप चार्ट इत्यादि के माध्यम से अगर हम दिखा के कोई चीज बताते हैं तो बच्चे क्या है, उस तरह के बच्चे जो होते हैं जो देख के सीखते हैं वो ज्यादा आसानी से सीख लेते हैं एवं विद्यार्थी सूचना ग्रहण करने के लिए जो है विस्तृत नोट भी लेते हैं। क्या होते हैं, नोट्स भी उसमें लेते हैं। इसी तरह से अगर हम श्रावणिक शिक्षार्थी की बात करें, विद्यार्थी की बात करें, तो वे सबसे अच्छे तरीके से जो है वाक व्याख्यान यानी विचार विमर्श, बातचीत कर एवं दूसरों को क्या कहना है इसके माध्यम से सीखते हैं। मतलब बच्चे जो है, आप सुन रहे हो, बहुत सारे जो है देखेंगे तभी उसको समझेंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें बच्चे क्या होता है, हम सुन के भी सीखते हैं, उसका ज्ञान क्या करते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि सुनकर सीखना, कहने का मतलब है कि भाषा, साहित्य, संगीत, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, इतिहास को क्या करते हैं, हम सुन के सीखते हैं। तो जो है इस तरह से विचार विमर्श करके जो स्पष्ट उसके जो सुझाव आता है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से सीखने में जो है श्रावणिक जो छात्र होते हैं, भाषण में निहित अर्थ, व्याख्यान, आवाज की जो टर्न होती है, पिच, गति, क्या पिच है, क्या गति है, क्या टोन है, अन्य आधार पर करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं उसी के आधार पर। लिखित जानकारी का बहुत कम अर्थ निकलता है, बहुत ही कम। अगर लिखित हम अगर जानकारी दें तो उसका बहुत ज्यादा हम जानकारी नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन हम व्याख्यान के माध्यम से क्या है, जब बोलते हैं, जब लेक्चर देते हैं, जो हमारी जो टोन होती है, हमारी जो भाषा होती है, हमारा जो पिच होती है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, वो अपना ज्ञान का विस्तार करते हैं। तो इस तरह से सहकारी शिक्षण कार्य किया जाता है और शिक्षण कार्य को सुविधाजनक बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स ई प्रारूप। तो अभी जो आप लोग शिक्षण की सुविधा के लिए जो आसान तरीका है, आसान जो विधियां हैं, रणनीतियां हैं, इसके बारे में जाने। इसमें से रचनात्मक शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक शिक्षण और सहकारी शिक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम 6E प्रारूप के बारे में जानेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।